अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपीएम में हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल refers to the length of time a product is introduced to consumers into the market until it's removed from the shelves। देखिए पूरी लाइफ हो गई। वो प्रोडक्ट जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मार्केट में रहता है, और एक टाइम आता है जब मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है। शेल्फ्स मीन जो दुकानों में जो स्टोर्स में पड़ा होता है शेल्फ्स में, तो वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन से लेके रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट एक पूरी लाइफ होती है प्रोडक्ट की, ये उसके बारे में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज ब्रोकन इनटू 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखिए प्रोडक्ट जो है इट्स जस्ट लाइक ए बेबी फॉर ए बिजनेस। किसी भी कंपनी के लिए उसका एक प्रोडक्ट जो होता है इट्स जस्ट लाइक ए बेबी। वो उसको पूरे प्लान करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ करना शुरू करता है। जिस तरह एक छोटा बेबी होता है वो ग्रोथ करता है, एक टाइम आता है वो मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है। जब आपका प्रोडक्ट मेच्योर होगा तो आप अपने कारोबार के या उस प्रोडक्ट की लाइफ के सबसे ज़्यादा पीक पे होंगे। यहाँ पे आपकी सेल्स भी सबसे ज़्यादा होती हैं, आपके पास मार्केट का शेयर भी सबसे ज़्यादा होता है। और एक टाइम आता है जब आप डिक्लाइन पे पहुंच जाते हैं। जब एक बेबी की मिसाल लें, जब वो बूढ़ा होना शुरू हो जाए या बूढ़ा हो जाता है तो डिक्लाइन पे शुरू हो जाता है। वो वहीं पे वापस जाना शुरू हो जाता है जहाँ से जैसे वो था पहले। आप एजिड बंदे को देखें जो बहुत ज़्यादा एजिड होता है, वो भी ही जस्ट लाइक वो बिहेव करता है बेबीज की तरह। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ के बारे में है कि प्रोडक्ट कैसे प्लान होता है, फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ग्रोथ करता है, मेच्योर होता है, और आखिर में डिक्लाइन पे जाके मार्केट से गायब हो जाता है। This concept is used by management and marketing professionals as a factor in deciding when it is appropriate to increase advertising। अच्छा, आप किस स्टेज में हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, आप किस स्टेज में हैं, ये डिसाइड करता है कि आपने एडवर्टीजमेंट कब करनी है। एक तो आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी होती है। वाई? बिकॉज द पीपल आर जस्ट नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना, अवेयर करना, हाउ टू यूज इट, इससे फ़ायदा क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो स्टार्ट में एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर ग्रोथ स्टेज में आप एडवर्टीजमेंट कम कर सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन स्टेज में आपको फिर एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है। फिर लेकिन वो आप तब करते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसमें थोड़े चेंजेस लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो फिर आप दोबारा एडवर्टीजमेंट करके अपने आप को डिक्लाइन स्टेज से निकालने की कोशिश करते हैं। रिड्यूस प्राइसेस। आप जब मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं तो आपकी सेल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि कंपेटिटर्स के साथ कैसे compete करना है। तो आप प्राइस के ऊपर भी compete कर सकते हैं, क्वालिटी के ऊपर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे। एक्सपेंड टू न्यू मार्केट्स। आप ये भी डिसाइड, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज ही करती है कि आपने कब न्यू मार्केट्स को टारगेट करना है। और रीडिजाइन पैकेजिंग, या आपने कब अपने पैकेजिंग को रीडिजाइन करना है। जब आप देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी पे पहुंच गया है, लेकिन लोग प्रोडक्ट से थोड़ा फेडअप हो गए, बोर हो गए, तो आप पैकेजिंग चेंज करके देखते हैं कि शायद लोग दोबारा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, रिड्यूस प्राइसेस, एक्सपेंड टू न्यू मार्केट्स और रीडिजाइन द पैकेजिंग, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज में है। जितने भी अच्छे बिजनेसेस होते हैं, याद रखें, जब वो उनका एक प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट में और वो ग्रोथ में पहुंच जाता है, तो ये कोशिश करते हैं कि उसी से रिलेवेंट कोई प्रोडक्ट या कोई नया प्रोडक्ट वो मार्केट में दूसरा लॉन्च कर लेते हैं। तो उनका एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में और दूसरा ग्रोथ में होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह अभी मैंने बात की, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, खर्चे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्रोथ में आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही होती हैं, आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो रही होती है। तो इंट्रोडक्शन का जितने एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो ग्रोथ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो रिकवर कर रहा होता है। फिर जब ग्रोथ वाला प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंचता है तो इंट्रोडक्शन वाला ग्रोथ पे पहुंच जाता है। तो अच्छी कंपनीज या बड़ी कंपनीज या जो स्ट्रेटेजिकली साउंड कंपनीज होती हैं वो मार्केट में तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। तो अब उनका एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में,
एक प्रोडक्ट ग्रोथ में और एक प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है। तो इंट्रोडक्शन वाले जो प्रोडक्ट है उनको ये बाकी के दो प्रोडक्ट बड़े इजीली कंट्रोल कर रही होती हैं, या उनकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल कर रही होती हैं या अपने ऊपर ले लेती हैं। ठीक है, उसको बियर कर रही होती हैं, जितने भी आपका लॉस होता है तो उसको उसका जो आपका जो लॉस है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो प्रोडक्ट्स जो कि आपकी ग्रोथ और मेच्योरिटी में है वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है कि मेच्योरिटी वाला प्रोडक्ट डिक्लाइन पे पहुंच जाता है, ग्रोथ वाला प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है और इंट्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट ग्रोथ पे पहुंच जाता है। तो ये मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो अब देखें, एक प्रोडक्ट इनके इंट्रोडक्शन में आ गया और एक प्रोडक्ट इनका डिक्लाइन में आ गया, लेकिन इनके दो प्रोडक्ट अभी भी एक मेच्योरिटी में और एक ग्रोथ में है। तो इस तरीके से ये कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स को ऐसे बैलेंस के साथ मार्केट में लॉन्च करते हैं कि हर एक स्टेज में इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसका डायग्राम है। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आप जरा देखें आपकी सेल सबसे कम होती है, रेड कलर में दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे सब ज्यादा खर्चा आपका किस चीज पे होता है? रिसर्चिंग पे। आप मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, डेवलपिंग एंड देन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद फिर प्रोडक्ट पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में आप लॉन्च कर देते हैं और फिर उसका साथ साथ फीडबैक लेते रहते हैं। अच्छा, ग्रोथ में क्या होता है? सेल्स आर इंक्रीजिंग एट देयर फास्टेस्ट रेट। लोग आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी डिटेल अभी आगे और भी ज्यादा आ रही है। मेच्योरिटी में सेल्स आर नियर देयर हाईएस्ट। आपकी हाईएस्ट सेल्स जो हैं वो मेच्योरिटी में होती हैं। हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। लेकिन आपकी ग्रोथ और नहीं हो रही होती, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली मेच्योर है, उसमें और ग्रोथ के लिए जगह नहीं होती। डिक्लाइन में क्या होता है? द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकिल सेल्स बिगिन टू फॉल। यहाँ पे आपकी सेल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो देखें, ये चार स्टेजेस हैं। अच्छी कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं इंट्रोडक्शन में, जब वो ग्रोथ पे पहुंचता है तो इंट्रोडक्शन में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये मेच्योरिटी पे जाता है तो ये इंट्रोडक्शन वाला ग्रोथ पे आ जाता है। तो इस तरह हर टाइम इनका हर एक स्टेज में कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये मार्केट में रहते हैं, मार्केट शेयर को कैप्चर करते रहते हैं और प्रॉफिट कमाते रहते हैं। अब इस हर एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? ब्रिंगिंग ए न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट इज फ्रॉट विद अननोन्स। ठीक है, आपने नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है और ये अननोन, अनसर्टेनिटीज एंड फ्रीक्वेंटली अननोएबल रिस्क, इसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं। अननोन, मार्केट आपके लिए अननोन है, लोगों को रिएक्शन आपके लिए अननोन होगा। अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मीन्स प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। एंड फ्रीक्वेंटली अननोएबल रिस्क। हर एक प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते हैं तो याद रखें 70% चांसेस हैं एक रिसर्च के मुताबिक कि नया प्रोडक्ट फ्लॉप होगा। 70%, इट्स ए ह्यूज नंबर। 30% चांसेस है कि वो मार्केट में सरवाइव कर जाएगा। जनरली डिमांड हैज टू बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स इनिशियल मार्केट डेवलपमेंट स्टेज। आप देखें, सिर्फ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना ही है, आपने लोगों में इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी क्रिएट करनी होती है। ये डिमांड आप कैसे क्रिएट करते हैं? अवेयरनेस से, और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं एडवर्टीजमेंट से। How long this takes depends on the product's complexity, its degree of newness, its fit into customer needs, and presence of competitive substitutes of one form or another. अच्छा, आप इंट्रोडक्शन स्टेज में कितना टाइम रहते हैं? वो सारा डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पे जो डिस्कस की। अलग अलग से बता देता हूँ। हाउ लॉन्ग दिस टेक्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स कम्प्लेक्सिटी। आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। इट्स डिग्री ऑफ न्यूनेस, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो हो सकता है कि वो यूनिकनेस की वजह से लोग उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है। लेकिन अगर लोग जो हैं वो लेगर्ड्स हैं या लोग जो यूनिक चीज़ें पसंद नहीं करते तो आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेगा। इट्स फिट इनटू कंज्यूमर नीड्स। अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है अच्छी तरीके से तो बहुत कम टाइम में इंट्रोडक्शन से निकल जाएगा वो। एंड द प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिव सब्स्टिट्यूट्स
नेमुल बदल मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत क्लोज सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो फिर भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम लगाएगा इंट्रोडक्शन में. अप्रूव्ड कैंसर क्योर would require virtually no market development. It would get immediate massive support. मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, जिस तरह इसमें मिसाल दी गई है कि कैंसर की कोई दवाई आपने बनाई है, तो इस किस्म की प्रोडक्ट के लिए मार्केट में टाइम नहीं लगता इंट्रोड्यूस करने में. इंट्रोडक्शन से एकदम से ये निकल जाएगा और इसको मैसिव सपोर्ट मिलता है हर तरफ से. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे कि वो कितना टाइम गुजारेगा इंट्रोडक्शन में. जितना लॉन्ग टाइम गुजारेगा इंट्रोडक्शन में, उतना ही आपने हाई एक्सपेंसेस और हाई कभी कभार लॉसेस बर्दाश्त करने होंगे इंट्रोडक्शन स्टेज पे. दिस फेज जनरली इंक्लूड ए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है एडवर्टीजमेंट में. एंड मार्केटिंग कैंपेन फोकस ऑन मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट. कैंपेन्स करनी होती है, जगह जगह आपने स्टॉल्स लगाने होते हैं, कभी कभार फ्री में चीज़ें देनी होती हैं टू प्रोवाइड अवेयरनेस, और ये प्रोडक्ट किस तरह से लोगों को बेनिफिट कर सकता है. तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज था. ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट इज ए ग्रेजुअल राइज इन इट्स सेल्स कर्व ड्यूरिंग द मार्केट डेवलपमेंट स्टेज. जब डेवलपमेंट स्टेज में आपका सेल्स कर्व जो है उसमें ग्रेजुअली राइज आना शुरू हो जाता है, वो अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देता है. तो क्या होगा? At some point in this rise, a marked increase in consumer demand occurs and sales take off. आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट की डिमांड होना शुरू हो जाती है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और यहाँ पे आपकी सेल्स टेक ऑफ करेंगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, राइज होना शुरू हो जाएंगी. एंड व्हाट हैपेंड? द बूम इज ऑन. बूम आएगा आपके बिजनेस में. दिस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ स्टेज टू, द मार्केट ग्रोथ स्टेज. ये स्टेज टू है जब आपके इंक्रीज हो सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, आपके कस्टमर ज़्यादा होने शुरू हो जाएं और वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, उनकी डिमांड में वो आ जाए. At this point, potential competitors who have been watching developments during stage one jump into the competition. याद रखें, ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल्स वगैरह तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपके कंपेटिटर्स में मार्केट में जंप करना शुरू कर देते हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज या इंट्रोडक्शन स्टेज में वो आपके ऊपर नजर रखेंगे आपके कंपेटिटर्स कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा. जब वो देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मार्केट में चल रहा है, लोग इसको पसंद करना शुरू करते हैं, तो सारे आपके जो कंपेटिटर्स अभी तक देख रहे थे सिर्फ आपकी डेवलपमेंट को, वो मार्केट में जंप करते हैं और एक कंपटीशन शुरू हो जाता है सबके बीच में. The resultant fight for the consumer support poses to the originating producer an entirely new set of problems. जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब उनका मकसद कंज्यूमर से हट के कहीं और निकल जाता है. अब कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब कि अब उनका मेन टारगेट जो होता है वो कंज्यूमर. देखें, यू विल हैव टू टारगेट द कंज्यूमर्स नॉट द कंपेटिटर्स. कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जरूरी है. जब तक आप कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे, आप मार्केट में सरवाइव करते हैं. आपने कंज्यूमर्स को छोड़ के कंपेटिटर की तरफ जाना शुरू कर दिया, उनके साथ compete करना, तो आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाई रह जाएंगे और वो आपके लॉयल कस्टमर नहीं रहेंगे, वो प्रोडक्ट आपका नहीं खरीदेंगे. बट यहाँ पे क्या होता है? इंटायरली न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब कि अभी तक आप सिर्फ कंज्यूमर्स पे फोकस कर रहे थे, अब आपके फोकस दो तरफ पे होते हैं. कंज्यूमर्स के साथ साथ आपने कंपेटिटर्स के ऊपर भी फोकस करना होता है, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी टैक्टिक्स के साथ टैकल करना होता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी लेते हैं और उसके रिजल्ट में या उसके मुकाबले में मैं कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं कि मैं अपना प्रोडक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकूं और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट ना हो. Instead of seeking ways of getting consumers to try the product, the originator now faces the more compelling problem of getting them to prefer his brand. अभी तक जो ओरिजिनेटर था, मींस जो कारोबार जिसने एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था स्टार्ट में, अभी तक तो था कि नए कस्टमर्स आए, नए कंज्यूमर्स आए और उनका प्रोडक्ट ट्राई करें. अब उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं थोड़े से. अब उनके प्रेफरेंसेस ये हैं कि जरा नए कस्टमर्स को ट्राई करना अगर ना भी करें, एटलीस्ट पुराने कस्टमर्स हमारे ब्रांड को प्रेफर करें हमारे कंपेटिटर्स के ब्रांड्स पे, तभी मैं मार्केट में सरवाइव करूंगा और अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकता हूं जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं.
तो यहाँ पे भी मेरे प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। एज द रेट ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एक्सेलरेट्स, it generally becomes increasingly easy to open new distribution channels and retail outlets. जब आप देखते हैं कि आपके कस्टमर्स जो हैं उन्होंने आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तो और एक्सेप्ट किया भी है और वो एक्सेलरेट भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है, तो यहाँ पे फिर आप डिफरेंट जगह पे आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं टू ग्रेब मोर एंड मोर कस्टमर्स। जिस तरह आप देख रहे हैं कि खाड़ी ब्रांड जो है वो पहले आपको ना केपी में नज़र नहीं आता था कहीं पे भी, ज़्यादातर पंजाब साइड पे था, फिर उसने पेशावर में, मीन्स उसको पता लगा कि पेशावर में मेरा कस्टमर है, ठीक है, तो पेशावर में स्टार्ट कर दिया, अभी मर्दान में भी आ गया है। तो ये डिफरेंट तभी खोल पाते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ मैं कंज्यूमर जो हैं वो मेरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो एक्सेप्टेंस एक्सेलरेट भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, तभी वो जाके आउटलेट्स खोलते हैं। अदरवाइज अगर आपने बगैर सोचे समझे बगैर प्लानिंग के आउटलेट्स खोलना शुरू कर दिया, तो जो नई आउटलेट्स होती हैं वो आपके जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो आप नई आउटलेट खोलते हैं तो इट बिकम्स बर्डन ऑन यू। तो फिर बाकी के जो आउटलेट्स हैं वो इसका सारा खर्चा बर्दाश्त कर रहे होते हैं अगर वो ना चल सका, और एकदम से आप कारोबार ख़त्म भी नहीं कर सकते, सॉरी कारोबार नहीं, आउटलेट ख़त्म भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर बहुत खर्चा आता है। जब आप उसको सेटिंग करते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, तो टाइम लगता है, पैसा लगता है, तो एकदम से उसको फिर ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए देखा जाता है कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया, एक्सेलरेट हो रही है, तो उसके बाद ही नई आउटलेट्स खोली जाती है। मेच्योरिटी में क्या होता है, दिस न्यू स्टेज इज द मार्केट मेच्योरिटी स्टेज। The first sign of its beginning is evidence of market saturation. What is market saturation? कि मार्केट फुल हो गई है। आपको पता कैसे लगेगा कि आप मार्केट में मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए हैं? जब मार्केट सेचुरेट होना शुरू हो जाए, जब मार्केट में और जगह ना हो, ना कंपेटिटर्स के लिए, आपके लिए जो जगह है वो उतनी ही रहेगी, वो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में और कैपेसिटी नहीं है। This means that most consumer companies or households that are sales prospects will be owning or using the product. मेरी प्रोडक्ट जो हैं, जितने मेरे टारगेट हैं तकरीबन सारे यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं और कंपनीज भी हो सकती हैं, तकरीबन नॉट 100%, लेकिन ज्यादातर लोग मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मार्केट सेचुरेट हो गई। सेल्स नाउ ग्रो अबाउट ऑन ए पार विद पॉपुलेशन। अब मेरी प्रोडक्ट्स की सेल्स ज्यादा कैसे होंगी? अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तब, अदरवाइज जो ऑलरेडी लोग अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी पॉपुलेशन है, वो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनमें से जो मोस्टली लोग हैं। नो मोर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस नीड टू बी फिल्ड। नई डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइंस या नई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं खोले जाते। प्राइस कंपटीशन नाउ बिकम्स इंटेंस। शिद्दत इख्तियार कर जाता है आपका प्राइस कंपटीशन, आपने प्राइस के ऊपर फिर यहाँ पे compete करना होता है विदाउट डैमेजिंग यूर क्वालिटी। Competitive attempts to achieve and hold brand preference now involve making finer and finer differentiation in the product. मार्केट में अभी किस तरह से प्रेफरेंस हासिल करनी है ब्रांड की, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने कंपेटिटर से। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पे प्राइसिंग जो है वही सबसे मेन चीज होती है कि आप मार्केट में किस तरह से अपनी सेल्स को मेंटेन रख पाते हैं। Typically, the market maturity stage forces the producer to concentrate on holding his distribution outlets. यहाँ पे आपका फोकस क्या होता है कि जितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या आउटलेट्स या दुकानें या ब्रांचेस मैंने खोली हुई हैं उसको रिटेन किया जाए, उसको होल्ड किया जाए। पहली कोशिश ये होती है, और ज़्यादा दुकानें या आउटलेट्स खोलने की बात तो छोड़ें, इसको रिटेन करना, इनको होल्ड करना। रिटेनिंग हिज शेल्फ स्पेस। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स या बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनमें आपको शेल्फ अलॉट किए गए हैं कि इस शेल्फ में आप अपना स्टॉक बेच सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस उन शेल्फ को रिटेन करना होता है कि ऐसा ना हो कि सेल्स गिरने की वजह से या प्रोडक्ट पुराना या प्रोडक्ट से लोग थोड़े बोर हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं, तो मॉल वाले मुझसे वो शेल्फ वापस ले लें, किसी और को दे दें नए प्रोडक्ट को। तो मुझे ये भी कंफर्म करना है या कि मेरा जो शेल्फ मुझे अलॉट किए गए हैं बड़ी मॉल्स में वो मैं रिटेन कर सकूं, ये चीज़ें मैंने देखनी होती हैं। एंड
in the end trying to secure even more intensive distribution. जो डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा हूँ वो भी इंटेंसिव हो जाती है, क्योंकि देखिए मेरी सेल ज़्यादा हो रही हैं तो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी इंटेंस होने चाहिए. There will be attempts to create and promote fine products, product there will be attempts to create and promote fine product distinctions through packaging and advertising. बात इस पे हो गई है कि आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा नया नहीं प्रोडक्ट बना सकते, उसकी पैकेजिंग को, उसके एडवर्टीजमेंट को चेंज करते रहें ताकि एंड टू अपील टू स्पेशल मार्केट सेगमेंट्स, ताकि जो लोग आपके ऑलरेडी हैं या कोई स्पेशल, या आप अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज लाते हैं जो कि स्पेशल सेगमेंट को अट्रैक्शन के लिए हो. अब देखें, आप किसी बड़े मॉल चले जाएं, वहाँ पे आपको हैंड वॉश मिलेंगे. तो अगर आपने घर के लिए हैंड वॉश लाने हैं तो 250 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर वाला हैंड वॉश काफ़ी होता है. लेकिन आपने वहाँ पे बड़े हैंड वॉश के पैक्स भी देखे होंगे जो कि 5 लीटर 10 लीटर के होते हैं. तो ये कौन लोग खरीदते हैं? इसके ऊपर कभी सोचें कि प्रोडक्ट्स की बड़ी क्वांटिटी में पैकेजिंग बनाई जाती है तो इनफैक्ट ये कारोबार जो है, बिजनेसेस जो हैं, ये एक स्पेशल सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं. अब बड़े बड़े जो पैकेजिंग है वो कौन खरीदता है? तो वो रेस्टोरेंट्स वाले या होटल्स वाले जो होते हैं वो खरीद रहे होते हैं. वो क्या कर, या जो भी बिजनेसेस हैं जो फर्दर बिजनेसेस करते हैं वो ये बड़े प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. उनको ये सस्ता पड़ता है, उनको कैरी करना आसान होता है. हर एक कमरे में, मिसाल के तौर पे होटल है तो हर एक कमरे में हैंड वॉश अभी अलग से खरीदना इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि हैंड वॉश अगर आप अलग अलग खरीदेंगे तो उसमें पैकेजिंग की भी प्राइस शामिल होती है, पैकेजिंग की कॉस्ट शामिल होती है. तो फर्स्ट टाइम तो आपने खरीदने होते हैं, लेकिन फिर आप कोशिश करते हैं कि रिफिल खरीद के इन हैंड वॉश के जो कैंस होते हैं उनको फिल किए जाए. तो इसके लिए आपको फिर बड़े पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, 5 लीटर या 10 लीटर. तो देखें, ये स्पेशल सेगमेंट के लिए आप बनाते हैं और फिर उसकी अलग से एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि ये स्पेशल सेगमेंट वाले आपका प्रोडक्ट खरीद सकें. फिर मेच्योरिटी के स्टेज पे आपको इस तरह के काम करने पड़ते हैं, नए सेगमेंट्स को टारगेट करना, लेकिन अपने ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करते हुए. द मार्केट मेच्योरिटी स्टेज कैन बी पास थ्रू रैपिडली. कुछ बिजनेसेस में मेच्योरिटी स्टेज बहुत रैपिडली गुजरता है, जैसे कि एज इन द केस ऑफ मोस्ट वुमेन्स फैशन फेड्स. बहुत सारे फैशन जो हैं, जो मोस्टली फीमेल्स के बारे हैं, विमेंस के बारे हैं, वो जल्दी फेड हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं. नया फैशन आता है, वो कुछ टाइम गुजारता है, लोग मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं, वो भी वॉश्ड आउट हो जाता है. तो कुछ कारोबार ऐसे हैं, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे भी हैं जिनका मेच्योरिटी स्टेज बड़ा लॉन्ग रन के लिए रहता है. तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे. तो ये मेच्योरिटी स्टेज है, इसमें आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. आप अपने कस्टमर्स को रिटेन मेंटेन करना चाहते हैं और स्पेशल सेगमेंट्स के ऊपर सिर्फ खर्चा करते हैं. नए कस्टमर्स को कोशिश करते हैं कि बस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करें, नए कस्टमर्स के ऊपर फोकस ज़रा कम कर देते हैं, लेकिन स्पेशल सेगमेंट्स की तरफ फोकस बढ़ा देते हैं. लास्ट वन इज डिक्लाइन. व्हेन मार्केट मेच्योरिटी टॉर्च इज ऑफ. टॉर्च इज ऑफ मतलब जब बैटरी बंद हो गई, जी टार्च बंद हो गई. And consequently comes to an end. The product enter stage 4 market decline. जब आप देखते हैं कि जी मेच्योरिटी पे मैंने टाइम गुजार लिया, नाउ माई सेल्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो समझ जाएं कि डिक्लाइन स्टेज आ गया. इन ऑल केसेस ऑफ मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन द इंडस्ट्री इज चेंज्ड. इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज होती है इन दोनों स्टेजेस में. जिस तरह मैंने मेच्योरिटी पे बात की थी कि मेच्योरिटी पे क्या होता है कि आप डिफरेंट स्पेशल सेगमेंट्स के ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं, आप नए कस्टमर्स के पीछे नहीं जाते. डिक्लाइन में तो आपकी पूरी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है. अब आपका सिर्फ मकसद यही होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट हो सके मार्केट से वो जनरेट करें और किसी तरीके से थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके और मार्केट का जो शेयर है वो अपने हाथ से जाने ना दिया जाए. Few companies are able to weather the competitive storm. इसमें आपके कंपेटिटर्स आपसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो शायद ग्रोथ स्टेज में होंगे या मेच्योरिटी स्टेज में, लेकिन आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आगे है. तो बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिक्लाइन स्टेज से निकल पाती हैं. प्रोडक्शन गेट्स कंसंट्रेटेड इनटू फ्यूअर हैंड्स. जो नए लोग आते हैं विद यूनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन उनके पास ही चली जाती है. प्राइसेस एंड मार्जिन्स गेट डिप्रेस्ड. आपकी प्राइसेस कम करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन कॉस्ट तो कम नहीं हो सकती इतनी. तो आपकी कॉस्ट सेम रहती है, प्राइसेस कम करनी पड़ती हैं, तो आपके मार्जिन जो हैं, प्रॉफिट मार्जिन, वो श्रिंक कर जाता है.
कंज्यूमर्स गेट बोर्ड, आपके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से बोर हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारा टाइम गुजार चुका होता है आपका प्रोडक्ट मार्केट में, तो बार बार वो देखते रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं. द ओनली केसेस वेयर देयर इज एनी रिलीफ फ्रॉम दिस बोर्डम इज वेयर स्टाइलिंग एंड फैशन प्ले सम कॉन्स्टेंटली रिफ्रेशिंग रोल. अगर आपका स्टाइलिंग या फैशन की तरफ कारोबार है या प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तभी आप डिक्लाइन स्टेज से निकल सकते हैं और आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है जब आप फ्रेश डिजाइन्स कॉन्स्टेंटली मार्केट में लाते रहें, तभी आप डिक्लाइन स्टेज से निकल सकते हैं. तो ये 4 स्टेजेस थे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेल्स आपकी कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सेल्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आप ग्रोथ स्टेज में इंटर हो गए हैं. यहाँ पे आपकी सेल्स भी ज़्यादा होती हैं और फास्टेस्ट रेट के साथ बढ़ती हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता चला जाता है. मेच्योरिटी में आप टॉप पे होते हैं, सेल्स आपकी टॉप पे होती हैं, लेकिन कंपटीशन इतना सीवियर हो जाता है कि आपने अपने मार्जिन को कम करने पड़ते हैं टू कम्पीट विद द कंपेटिटर्स. और आखिर में आता है जी आपका डिक्लाइन स्टेज, जब आपके प्रोडक्ट से लोग बोर होना शुरू हो जाएं और वो जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं या इंट्रोडक्शन स्टेज में या ग्रोथ में या मेच्योरिटी में हैं, तो लोग उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. ये था आज का टॉपिक, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.